मान लो अब कहाँ यार बोले, ये वर्ब इज द एक्शन वर्ब। तो एक्शन का मतलब क्या हो गया? जैसे तुम्हारे आंख से आंसू गिर रहा है, तुम गिरना को देख रहे हो क्या? नहीं। ये देख रहे हैं कि आंसू गिर रहा है, उसके एक्शन से पता चलता है कि ये वर्ब है। जैसे हम बोल रहे हैं तो तुम बोलना को देख रहे हो कहाँ पे है? तो बोलना हम नहीं देखते हैं, मेरा मुंह बोल रहा है, आवाज आ रहा है, तुमको पता चल रहा है हम एक्शन कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि सर एक्शन कर रहे हैं और ये वर्ब होता है। जैसे हम लिख रहे हैं तो एक्शन से पता चलता है कि हम लिख रहे हैं, मतलब वर्ब को देखा नहीं जाता है। हिंदी वर्ड से दुनिया का वो वर्ड जिसके लास्ट में ना लगा रहे और जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसे वर्ब कहते हैं। दुनिया का वो वर्ड जिसके लास्ट में ना लगा रहे और जिसे देख नहीं सकते उसे वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, जाना, गाना, हंसना, रोना, और सब में एक्शन है। जैसे अभी तू लोग को मान लो कि हम पीटना शुरू कर दे तो एक्शन में आंसू देख रहे हैं तब पता चला कि रो रहा है। और जैसे हम चुपचाप खड़ा है ऐसे तो कहोगे कि सर बोल रहे हैं, तो मेरे एक्शन से पता चल रहा है कि सर बोल रहे हैं। तो ये बोलना क्या हो गया? चुपचाप भी रहिएगा तो फिर भी तो एक्शन क्या हुआ? तब नहीं कोई एक्शन नहीं, मतलब किसी प्रकार का एक्शन जब तक नहीं आएगा तब तक वर्ब नहीं होता है। तो एक्शन से हमको पता चलता है कि ये वर्ब हो रहा है। या जिस हिंदी वाक्यांश में ना लगा रहे और जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। आप कहोगे सर जी कैटरीना के अपने भी ना लगा है, वो भी वर्ब है? नहीं होगा, क्योंकि उसको छू सकते हैं। छू तो नहीं सकता है, देख सकता है ना, तो वो वर्ब नहीं है। वर्ब वो होता है जो ना लगा रहे लेकिन देख या छू नहीं सकते हैं, उसको वर्ब कहेंगे। अब ऐसा नहीं कि सर बोले कि जिसके लास्ट में ना लगा रहे उसे वर्ब कहते हैं। अब ना तो दुनिया के बहुत सारे वर्ड में लगा हुआ है, लेकिन जो वर्ड दिखाई दे जिसको छू सकते हैं वो वर्ब नहीं होगा, जिसको नहीं छू सकते वो वर्ब होगा। तो डेफिनेशन ये लिखोगे, ये वर्ब इज द एक्शन वर्ड, है ना। देखो वर्ब का दो पार्ट होता है, एक एक्शन पार्ट होता है, एक फिजिकल पार्ट होता है, ठीक ना। तो पहले वर्ब का पार्ट कर ले। वर्ब को हमने 2 पार्ट में बांटा। एक पार्ट क्या होता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, CIP वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो वर्ब को पहले 2 पार्ट में बांटे, आगे बहुत सारा पार्ट होता है इसका। तो पहले हो गया प्रिंसिपल वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। एक होता है एक्सुअली वर्ब, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक क्रिया के रूप में इसको जाना जाता है ना। अब एक्सुअली वर्ब का भी 3 पार्ट होता है, ठीक ना। टोटल इंग्लिश के ग्रामर में 24 एक्सुअली वर्ब होते हैं, कितने? 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो वर्ब का हमने 2 पार्ट किया है, प्रिंसिपल वर्ब हो गया, एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब टोटल कितने होते हैं? 24, है ना। एक्सुअली वर्ब का पहला पार्ट आता है, पहला इसका मतलब एक्सुअली वर्ब का भी 3 पार्ट हो गया। तो पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, पहला क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, इसी को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। इसकी संख्या 10 होती है। अब लिखेंगे जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद हो गया हैव, हैज, हैड, डू, डज और डिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 11 होते। टोटल हेल्पिंग वर्ब 11 होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 11। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज और डिड। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब का पहला पार्ट हेल्पिंग वर्ब, मतलब वर्ब को 2 गो बेटा हो गया, प्रिंसिपल वर्ब और एक्सुअली वर्ब। फिर एक्सुअली वर्ब को 3 बेटा हो जाएगा। पहला में हो गया हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मॉडल, दूसरा क्या होता है? मॉडल। मॉडल की संख्या कितनी है? 10। मॉडल में क्या हो जाएगा? तो कैन, मे, शुड, वुड, मस्ट, इसके बाद कुड, मस्ट, माइट, विल, सेल और एक होता है आउट टू। और 3 होता है सेमी मॉडल्स। 3 क्या होता है? सेमी मॉडल्स, है ना। एज ये सब सेमी मॉडल्स को भी नहीं पढ़ना है, बाद में उसको देखेंगे। तो टोटल 11 10 21 3 कितना हो गया? 24। पूछेगा टोटल हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं टोटल? तो 24। ये वर्ब इज द एक्शन वर्ड, जो वर्ड एक्शन करे
उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब का 2 पार्ट होता है, प्रीस्टफुल वर्ब और एक्सुअली वर्ब। इसी वर्ब में आगे बताएंगे एक्शन वर्ब अलग होता है और फिजिकल वर्ब अलग होता है। एक्शन वर्ब का मतलब जैसे रीड हो गया, टीच हो गया, राइट हो गया, स्पीक हो गया, ये सबको हम लोग एक्शन वर्ब कहते हैं। और फिजिकल वर्ब का मतलब जो मतलब उसकी सहायता करने के लिए काम करता है फिजिकली रूप से, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब वर्बे का बच्चा है, समझ रहे हो ना। अर्थात देखो वर्ब का 2 बेटा, प्रीस्टफुल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब को 3 बेटा, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स और सेमी मॉडल। फिर हेल्पिंग वर्ब को 11 गो बच्चा, मॉडल वर्ब को 10 गो बच्चा, सेमी मॉडल को 3। टोटल इसका 24 गो पोता, मतलब परपोता हो गया वर्ब का परपोता। वर्ब का पोता यही हो गया, देखो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल और सेमी मॉडल, और ये 24 को इसका क्या हो गया, परपोता हो गया। सब वर्ब का एक लंबा परिवार होता है, समझ लो ना। इसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। आगे सबका वर्ब फॉर्म भी बताएंगे, ये सबका यूज भी बताएंगे बोल करके। यूज ऑफ इसका 11 गो यूज है, इज, एम और आर। इसका यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट के लिए, इज, एम, आर का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। वाज और वर पास्ट के लिए, ये दोनों का यूज करते हैं पास्ट के लिए। वाज, वर और हैड, वाज, वर रहने दो, इसका यूज करते हैं पास्ट के लिए। बीता हुआ काल जो भूतकाल में है पास्ट है। मतलब किसी सेंटेंस में देखो, एक बात चीज याद रखो हमेशा, सब्जेक्ट के बाद जब भी कोई चीज आएगा तो वो वर्ब होगा। अर्थात सब्जेक्ट बिना वर्ब का नहीं आएगा और वर्ब बिना सब्जेक्ट का नहीं आएगा। तो इसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब। जब मेन वर्ब आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो मीनिंगलेस हो जाता है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं रहता। लेकिन जब हेल्पिंग मेन वर्ब नहीं रहे तो हेल्पिंग वर्ब का अर्थ निकलता है। मान लो कि घर में कोई मालिक नहीं है तो नौकर को सारा चीज करने दे दिया, तो तब तक का मालिक तो वही ना है, वो मालिक नहीं है, मालिक के जगह जैसा काम कर रहा है, मतलब उसके जगह पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जैसे देखो हमने लिखा पहले हैव हैज का, देखो जैसे हैव और हैज, इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक प्रकार का वर्ब है, इसका मतलब होता है रखता है। लेकिन जब इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं रहे तब इसका हिंदी निकलेगा कि रखता है। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक कलम है, एक कलम है, या मैं कलम रखता हूँ, मैं कलम रखता हूँ। इसका मतलब हैव जो यहाँ ना मेन वर्ब का काम कर रहा है, हैव यहाँ क्या कर रहा है, मेन वर्ब का। सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही रहने का काम करता है, तो यहाँ पे हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसका मतलब इसका मीनिंग निकला कि नहीं, इसका मतलब हो गया रखता है। इसी में जब मेन वर्ब हो गया, जैसे हमने लिखा आई हैव गॉन देयर, आई हैव गॉन देयर। अब देखो ये हैव जो था मीनिंगलेस हो गया, ये क्या हो गया, मीनिंगलेस, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा क्योंकि मेन वर्ब इसमें गॉन आ गया। ये मेन वर्ब का मालिक आ गया है, अब नौकर का मतलब सहायक हो गया है, अब नौकर का कोई काम नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं वहाँ जा चुका हूँ, मैं वहाँ जा चुका हूँ। इसका मतलब देखो इसका अर्थ निकला, हैव का अर्थ क्या होता है, रखता है, तो इसका अर्थ ये थोड़े निकलेगा कि मैं रखता वहाँ जा चुका। तो अब हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया, मीनिंगलेस हो गया, अब इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये सिर्फ वर्ब का साथ दे रहा है। और याद रखो वर्ब 3 और वर्ब 4 बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। ये दोनों की बहुत पुरानी मतलब एक ऐसा आदत बन गया है कि V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आएगा। समझो ना, आगे टेंस में इसको बताएंगे हम। तो हैव यहाँ पे जहाँ मेन वर्ब आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब, जब मेन वर्ब नहीं रहे तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता है, तब ये मीनिंगफुल हो जाता है। जब मेन वर्ब कोई भी एक्शन वर्ब, बात समझ रहे हो ना, गो, रीड, वॉच, ये सब एक्शन वर्ब है, तो कोई भी एक्शन वर्ब आ जाए तो ये क्या करता है, मीनिंगलेस हो जाता है, तब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, है ना। तो ये हो गया वर्ब का। आगे इज, हमारी सबका यूज बता रहे हैं, बता रहे नॉर्मल कंटेनेंस मतलब प्रेजेंट के लिए। जैसे मैं गरीब हूँ, मैं चालाक हूँ। जैसे देखो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन, स्ट्रक्चर पहला देखो एडजेक्टिव,
नाउन या एडजेक्टिव। इसमें देखो आई के साथ जो होता है ना एम आता है, यू के साथ आर यू, वी साथ आर और दे के साथ आर आता है प्रेजेंट के लिए। और ही, सी और किसी पर्सन या चीज का नेम हो ईज लगता उसके है। साथ ईज का यूज करते हैं। अब बोलोगे सर ही के साथ ईज क्यों, आई के साथ एम के साथ? देखो ऐसा नियम होता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, याद रखना इसको बढ़िया से, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर सिंगुलर होगा। बात समझ रहे हो? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर सिंगुलर। तो वर्ब का जो 5 पार्ट्स होता है वर्ब फॉर्म में, जी। वर्ब का जो 5वां पार्ट्स होता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है। तो नाउन और वर्ब में यही अंतर होता है। देखो क्या, जैसे हमने यहाँ पे नाउन लिखा, ठीक, और यहाँ पे वर्ब लिखा। तो नाउन ऐसे मान लो कि हमने पेन लिखा, यदि नाउन में एस या ई एस लग जाए, बात समझ रहे हो, नाउन में एस या ई एस लग जाए तो वो प्लुरल बन जाता है। ठीक, ये क्या बन जाएगा, प्लुरल। अब जैसे हमने एक वर्ब लिखा, मान लो कि रीड लिखा, और इसमें हमने इसका लगा दिया 5 पार्ट्स RADS रीड्स। तो जो वर्ब का मतलब एस या एस बिना एस वाला पार्ट होता है, जो इसका बेस फॉर्म होता है वो हमेशा प्लुरल होता है। जब वर्ब में एस या ई एस लग जाए तो वो सिंगुलर बन जाता है। देखो दोनों में अंतर कितना बढ़िया, नाउन में एस या ई एस लग जाए तो क्या बन जाएगा, प्लुरल। अब वर्ब में एस या ई एस लग जाए तो सिंगुलर, सीधा उल्टा होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना बढ़िया से और अच्छा से समझो इसको। यदि नाउन में एस या ई एस लग जाए तो वो प्लुरल होता है, वर्ब में एस या ई एस लग जाए तो वो सिंगुलर होता है। अर्थात वर्ब का जो V1 होता है मतलब पहला फॉर्म, वो ऑटोमेटिक प्लुरल फॉर्म होता है। समझ रहे, सॉरी, ऑटोमेटिक प्लुरल फॉर्म होता है। अर्थात जो वर्ब का बेस फॉर्म जिसको कहते हैं, अर्थात V1 जिसको वर्ब फॉर्म पहला कहा जाता है, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, प्लुरल फॉर्म में होता है। एस या एस लग गया तो सिंगुलर फॉर्म होता है। तो इसी तरह से ही के साथ इसलिए लगता है, जैसे देखो V1, V2, V3, V4, V5। तो जैसे V1 हो गया बी, V2 होता है इसी का वाज, V3 होता है बीन, V4 होता है बीन। V4 हमेशा ING फॉर्म को V4 कहते हैं। आगे बताएंगे टेंस में। दुनिया के जिस भी भर में ING लग जाए V4 होता है, जिस भी भर में ING लग जाए वो V4 होता है। और V5 का होता है ईज। तो देखो ये V5 है, तो V5 अभी क्या बताएं, सिंगुलर होता है। तो ही क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है कि नहीं, ही क्या है, सिंगुलर, इसलिए उसके साथ ईज लगाया। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि दोनों में एकदम जीवन भर का एग्रीमेंट बना हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताएंगे कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या रहेगा, वर्ब रहेगा। अब वर्बों में कौन चीज़ जोड़ा लगा के रहेगा, बेजोड़ा नहीं। हम में सिंगुलर तो तू भी सिंगुलर, हम में प्लुरल तो तू भी प्लुरल। समझ रहे ना, दोनों जोड़ा लगा के रहता है ना। सातों वचन ये निभा सकता है। 7 जन्म क्या, इंग्लिश के जन्म तक साथ रहेगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो ये होता है ईज एम आर का यूज। आगे इसका बहुत सारा यूज है और बताएंगे।